तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम कवर करने वाले हैं व्हाट आर द हेड्स ऑफ इनकम। मीन्स इनकम के कितने हेड्स होते हैं, मतलब उसके सर नहीं, सर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने तरीक़ों से एक इंसान इनकम कर सकता है। फिर देखेंगे कि सैलरी किसे कहते हैं। फिर हम लोग ये भी देखेंगे कि सैलरी को कब टैक्स किया जाता है, टैक्स कब दिया जाता है सैलरी पे। फिर हम कुछ ऐसे इनकम्स देखेंगे जिनको हम ये देखेंगे कि उन्हें क्या सैलरी के जैसे ट्रीट किया जाता है या सैलरी के जैसे नहीं ट्रीट किया जाता। फिर हम देखेंगे कि सैलरी का कौन सा हिस्सा है जो कि फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद हम देखेंगे कि अलाउंस किसे कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि सरकार ऐसा मानती है कि आप सिर्फ 5 तरीक़ों से इनकम कर सकते हो। पहला, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। दूसरा, इनकम फ्रॉम सैलरी। तीसरा, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। चौथा, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। पांचवा, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। तो जो भी आप काम करते हो, काम धंधा बिजनेस, तो जैसे आप सीए हो, अगर आप सीए हो तो मीन्स आप जो भी इनकम करोगे वो इनकम अंडर प्रोफेशन आएगा, इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन। उसी तरीके से अगर आप कहीं पे जॉब करते हो तो आपको टैक्स भरने के लिए इनकम फ्रॉम सैलरी हेड का आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा और उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई करेंगे। तो आज हम लोग ऐसा मानते हैं कि आप जॉब करते हैं या मैं जॉब करता हूं और हम सैलरी पाते हैं, तो सैलरी के केस में कैसे टैक्स भरना है आइए देखते हैं। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे 5 हेड्स दिए गए हैं इनकम के। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम सैलरी, प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, जिसे ये भी कहा जाता है कि इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। चौथा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तो अगर आप इनकम कर रहे हो, आप जैसे अपने घर को भाड़ा पे दिए हो, तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, तो वहाँ पे जो इनकम होगी वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी होगी। आप जॉब करते हो तो वो इनकम जो है वो इनकम अंडर सैलरी वो कंसीडर की जाएगी। बिजनेस करते हो, सीए हो, तो फिर वो सैलरी वो आपका इनकम जो होगा उसे आप इनकम अंडर बिजनेस एंड प्रोफेशन कंसीडर करोगे। अगर किसी और तरीके से आइए, सपोज आपने कोई लॉटरी वगैरह जीत ली है या फिर बहुत सारे स्पेसिफाइड चीज़ें हैं जो आप करते हो, तो आपकी जो टैक्स कैलकुलेशन होगी उसमें आपका हेड यूज होगा इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब देखते हैं सैलरी कहते किसे हैं। सैलरी वैसे मालूम तो सबका होगा, सैलरी पाने की बहुत लोगों की इच्छा भी होगी, बहुत लोग पाते भी होंगे, कई लोग देते भी होंगे। तो सैलरी क्या कहता है अपना इनकम टैक्स एक्ट कि सैलरी किसे कहते हैं, आइए देखते हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि द सैलरी वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड सैलरियम। तो भाई जैसा मैंने आपको पहले के वीडियो लेक्चर में भी बताया हुआ है कि अगर आपको ये ना समझ में आए कि कोई भी वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ है, तो आप लैटिन वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हो कि दिस वर्ड हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज, क्योंकि ज़्यादातर वर्ड लैटिन लैंग्वेज से लिए गए हैं। तो 50% से ज़्यादा चांस है कि आपका आंसर सही हो जाए। जहाँ पे आप कुछ भी नहीं पाने वाले थे वहाँ पर ये उम्मीद हो सकती है कि काश आपको नंबर मिल जाएगा। तो आगे देखते हैं कि एनी मॉनेटरी अमाउंट रिसीव्ड बाय द एम्प्लॉय फ्रॉम द एम्प्लॉयर फॉर द वर्क डन। तो अगर कोई भी इंसान किसी के यहाँ काम कर रहा है, एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर जो पैसा देता है उसे ही सैलरी कहते हैं। क्यों देता है? क्योंकि मैंने उस सैलरी पाने के लिए कुछ काम किए होंगे। तो जो आप काम करते हो उसके बदले में जो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन मिलता है, मंथली या ईयरली या वीकली, उसे आप कहोगे सैलरी। और क्या बताता है भाई अपना इंडियन इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 17 सबसेक्शन 1 ये बताता है कि सैलरी इन चीज़ों को इंक्लूड करता है। मीन्स ये सारी चीज़ें सैलरी के अंडर में ही आती हैं। पहला है जैसे वेजेस, एडवांस सैलरी, लीव इनकैशमेंट। वेजेस मीन्स जो आप पाते हो ऑफिस में रहकर, सूट बूट पहनकर, टाई लगाकर जो आप पाते हो उसे आप सैलरी कहते हो। वहीं जो मजदूर अपना काम करके या फिर लेबर जो काम करके वो रोजाना भत्ता पाते हैं उसे आप वेजेस कहते हो। तो वेजेस भी अगर आपको मिलता है तो भी सैलरी में कंसीडर होगा। एडवांस अगर आप सैलरी ले लेते हो तो भी वो सैलरी में ही कंसीडर होगा। जैसे कि आप अभी
चल रहा है अप्रैल मंथ, अगर मैं मई की सैलरी किसी को दे देता हूँ तो मीन्स मैंने उसको एडवांस सैलरी दिया, लेकिन उसका टैक्स कैलकुलेशन अप्रैल में ही होगा, मीन्स अभी हो जाएगा। अगर आपने एडवांस भी सैलरी ले ली है अगले महीने की तो आपको उसको टैक्स कैलकुलेशन के लिए एडवांस सैलरी भी कंसीडर की जाएगी। और लीव इनकैशमेंट मीन्स आपको सरकार ने छुट्टी दी थी 10 दिनों की, पर आप 10 दिन छुट्टी नहीं लिए, उसके बदले आप काम किए ऑफिस जाकर, तो उसे आप कहते हो लीव इनकैशमेंट। उस 10 दिनों के बदले जो आपको जब आपको पैसा मिलता है तो उसको आप कहते हो लीव इनकैशमेंट। अब आता है एन्युटी और पेंशन। तो पेंशन तो सबको ही पता होगा कि मंथली इनकम जो मिलती है, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं या गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहते हैं तो वो जॉब करने के बाद जब उनकी एक सीनियर सिटीजन में गिनती होने लगती है तब फिर उनको मंथली एक कंपनसेशन दिया जाता है उनकी पास्ट सर्विसेज को लेकर, जो कि एक अच्छी बात है। तो मंथली जो मिलता है उसे कहते हो आप पेंशन, जो सालाना मिलता है उसे आप कहते हो एन्युटी। तो एन्युटी और पेंशन ये दोनों भी आपको सैलरी में भी इंक्लूड हैं। अगर ये मिलता है आपको तो उसे आपको सैलरी में इंक्लूड करना होगा। ग्रेचुइटी भी आपको अगर मिलती है सिमिलर टू एन्युटी, उसको भी इंक्लूड करना पड़ेगा आपको सैलरी में। उसके बाद आता है फीस, कमीशन, अलाउंस, परक्विजिट्स और प्रॉफिट इन ल्यू ऑफ सैलरी। मीन्स आपको कोई फीस मिलती है, कमीशन मिलता है, कोई अलाउंस मिलता है, परक्विजिट्स मिलता है या कोई प्रॉफिट मिलता है सैलरी के बिहाफ पे, तो वो सब कुछ आपको कंसीडर करना पड़ेगा सैलरी के अंदर। उसके बाद आप देख सकते हो कि अमाउंट ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनरिकॉग्नाइज्ड टू रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड। तो अगर कोई भी अमाउंट अनरिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड से रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफर किया गया है तो उस चीज़ को भी आप सैलरी में कंसीडर करोगे, क्योंकि भाई सैलरी जहाँ मिलती है वहाँ पे पीएफ होता है, प्रोविडेंट फंड। तो प्रोविडेंट फंड वो रिकॉग्नाइज्ड है या अनरिकॉग्नाइज्ड है। अगर अनरिकॉग्नाइज्ड है और उसके बाद आप वो किसी रिकॉग्नाइज्ड प्रोविडेंट फंड में ट्रांसफ़र करते हो तो ऐसे भी ट्रांजैक्शन को आप कहोगे क्या, सैलरी में ही इंक्लूड करोगे। उसके बाद आता है कंपनसेशन एज अ रिजल्ट इन वेरिएशन इन सर्विस कॉन्ट्रैक्ट एटसेट्रा। जैसे कि आपका कोई मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट दिया था आपको कि चलो भाई यहाँ पे चल के पत्थर तोड़ना है XYZ जगह पे, सपोज उड़ीसा में चल के पत्थर तोड़ना है, पर वहाँ जाने के बाद बहुत बारिश हो गई। मैंने तुम्हारा वेजेस डिसाइड किया था कि मैं तुमको पर डे 50,000 रुपये दूंगा, इतना पोर्शन तुमको तोड़ना है। लेकिन वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि वहाँ पे बहुत माओवादी लोग हैं या फिर बहुत टेररिस्ट टाइप के लोग हैं या फिर किसी भी रीज़न की वजह से काम करना मुश्किल है। तो वहाँ पे वो बोलता है मुझे, जिसको मैं यहाँ से लेके गया था कि मैं तुझे 50,000 दूंगा, वो बंदा बोलता है कि यहाँ पे बहुत रिस्क है, मैं यहाँ पे काम नहीं करूँगा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं जो पैसा तुमको एक्स्ट्रा देता हूँ, ये ले भाई 10,000 और ले ले, काम कर दे। ऐसे सिचुएशन में जो ये पैसा मैं 10,000 एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, इसी को आप कहोगे कंपनसेशन। तो कंपनसेशन क्यों, वेरिएशन हुआ आपने जो कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो था सिंपल चल के पत्थर तोड़ने का, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद आपको पता चला कि वेरिएशन है, थोड़ा रिस्क ज़्यादा है, गोलियाँ चल सकती हैं। तो आपने कहा मुझे 10,000 रुपये और चाहिए, या फिर सामने वाले बंदे ने आपको 10,000 रुपये और दे दिया अपनी मर्जी से, तो उस अमाउंट को आप कहोगे कि कंपनसेशन इन वेरिएशन ऑफ सर्विस कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। इसके बाद है कंट्रीब्यूशन मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू द अकाउंट ऑफ द एम्प्लॉय अंडर एन नोटिफाइड पेंशन स्कीम। तो किसी भी पेंशन स्कीम के तहत अगर गवर्नमेंट आपके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करती है तो उसे भी आप सैलरी ही इंक्लूड करोगे, उसे आप सैलरी ही मानोगे और उस पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब जानते हैं कि टैक्स किस बेसिस पे चार्ज किया जाता है, कि मतलब कब ये टैक्स चार्ज किया जाएगा आपको आपकी सैलरी पर। तो ये भाई टैक्स गवर्नमेंट का ये मानना है कि आदमी लोग हो सकता है कल कोई पंगा हो जाए, टैक्स ना भर पाए, तो सबसे पहले टैक्स ले लो। तो जो भी सिचुएशन आती है, कहीं पे भी आप देखोगे गवर्नमेंट ऐसा रूल निकालती है कि जो भी चीज़ पहले हो, जो पहले जितना पहले से पहले आप टैक्स भर पाओ, ऐसा ही रूल निकालती है। तो यहाँ पे आपको कब टैक्स देखना है, वो ड्यू और रिसिप्ट, इस बेसिस पर।
जो भी इन दोनों में से पहले सिचुएशन अराइज होगी उसी सिचुएशन पे आपको टैक्स भरना है। मतलब ड्यू बेसिस क्या है? ड्यू बेसिस मतलब जैसे 31 मार्च को 30 मार्च महीने की सैलरी ड्यू हो गई, ठीक है, मतलब कि मैंने महीना कंप्लीट कर लिया है, अब मेरा सैलरी मुझे 1 लाख रुपए मिलना चाहिए, तो वो सैलरी मुझे ड्यू हो चुका है, तो मीन्स ये ड्यू बेसिस है। अब तुम्हारा ड्यू बेसिस हो गया, या फिर रिसिप्ट मतलब एडवांस मान लो आपने ले लिया, आपने अभी 31 तारीख तक काम नहीं किया था, उसके पहले ही ले लिया सैलरी, तो आप एडवांस ले लिए। तो पहले आपने क्या किया, एडवांस लिया कि पहले ड्यू हुआ, ये डिपेंड करता है। जो भी पहले होगा सिचुएशन, उस पर आपको पैसा देना है, उस पर आपको टैक्स भरना है। मतलब चाहे आप पहले ड्यू हो जाए या फिर पहले रिसिप्ट कर लो, मतलब अगर आप एडवांस ले रहे हो तो आपको एडवांस के टाइम में टैक्स पे करना है, आप टैक्स के लिए लायबल हो जाते हो। तो जैसा आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो कि द चार्जेबिलिटी कैन बी अंडरस्टैंड इन द फॉलोइंग मैनर, ड्यू और रिसिप्ट व्हिचएवर इज अर्लियर, सैलरी इज टैक्स्ड अंडर द रिसिप्ट बेसिस और ड्यू बेसिस व्हिच इज अर्लियर। इसका मतलब है कि जैसे आपने एडवांस सैलरी ले ली, आपने अभी तक पूरा महीना काम नहीं किया था, पहले आपने सैलरी ले ली, तो वो समझ लो कि आप रिसिप्ट बेसिस, तो रिसिप्ट में आप पहले रिसिप्ट कर चुके हो, तो उसी टाइम आप टैक्स के लिए लायबल हो जाते हो। अगर आपका सैलरी ड्यू है, 31 तारीख पार हो गया, आपका सैलरी ड्यू है, तो भी आपको जिस दिन वो ड्यू हो जाता है उसी दिन आप टैक्स देने के लिए लायबल हो जाते हो। ड्यू आगे देख सकते हैं हम लोग कि ड्यू बेसिस मीन्स नाउ यू आर एलिजिबल टू गेट योर सैलरी बट यू डिड नॉट गेट इट येट। मीन्स अभी तक ड्यू बेसिस मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि आप एलिजिबल हो चुके हो, आपने महीना भर काम कर दिया है बट आपको सैलरी मिली नहीं है, लेकिन वो ड्यू कब हो गई, 31 तारीख को। तो 31 तारीख को ही आप लायबल हो जाते हो टैक्स भरने के लिए। अब आता है रिसिप्ट बेसिस। रिसिप्ट बेसिस मीन्स यू हैव गॉट योर सैलरी वेदर यू आर एलिजिबल और नॉट टू गेट योर सैलरी। एग्जाम्पल आप देख सकते हो एडवांस सैलरी और सैलरी पेड। मतलब कि अगर आप एडवांस सैलरी ले लेते हो तो उस समय आप पे टैक्स रिसिप्ट बेसिस पे लागू होगा, यानी कि जिस दिन आप सैलरी एडवांस ले लोगे उसी दिन आप टैक्स के लिए लायबल हो जाओगे। इसके बाद आप देख सकते हो पॉइंट नंबर बी, टैक्स विल नॉट बी चार्ज्ड अगेन इफ इट हैव बीन ऑलरेडी टैक्स्ड इन एनी ईयर अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन ए। तो ये सेक्शन एकदम सही बात करता है भाई कि अगर मैंने किसी साल का इनकम टैक्स फाइल कर दिया है और मैंने टैक्स पे कर दिया है तो मैं दोबारा किसी भी कीमत पर उस चीज़ के लिए टैक्स नहीं दूंगा। तो ये है इसका दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है इट शुड बी नोटेड दैट मनी शुड बी रेज्ड अर्न इन इंडिया, इट डजेंट मैटर वेयर इट इज रिसिव्ड। मीन्स हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना है कि जो पैसा हुआ उस पैसे की उत्पत्ति इंडिया में हुई, मीन्स आपने उसको अर्न इंडिया में किया है, आपने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश किया इंडिया में, आप उसके लिए लायबल भी हुए इंडिया में, आपको जो सैलरी मिलेगी उसके लिए आप लायबल हुए इंडिया में, बट वो सैलरी आप चले गए लंदन तब आपको मिली। तो ऐसे भी सिचुएशन में वो सैलरी टैक्सेबल होगी। अब नोट में आप देख सकते हो कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय मंथ्स ऑफ द ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 मार्च टू फरवरी एंड। हाँ, तो ये बात एकदम सही है भाई कि गवर्नमेंट अगर एम्प्लॉय है तो उसके सैलरी का कैलकुलेशन 1 अप्रैल से 31 मार्च ना करके 1 मार्च से फरवरी एंड तक करेंगे। तो ये हो गई सैलरी अपनी। अब आइए देखते हैं कुछ ऐसी सैलरीज, कुछ ऐसी इनकम जिसे हम सैलरी में कंसीडर करेंगे या नहीं करेंगे, या आप मुझे खुद बताएंगे। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पे कि इनकम, बाएं तरफ का कॉलम है इनकम, और फिर क्वेश्चन है कि क्या ये सैलरी है, उसके बाद फिर वेयर इट शुड बी ट्रीटेड, मीन्स ये कहाँ पर टैक्स, इसको ये कहाँ पे मीन्स ये कहाँ पे फिट बैठती है, कौन से इनकम में, कौन से हेड में ये फिट बैठती है। तो जैसे कि वेजेस पेड टू लेबर्स, तो भाई जैसा मैंने पहले ही बताया कि वेजेस अगर पेड हो रहा है किसी लेबर को या वर्कर को तो इसको सैलरी कहोगे, हाँ बिल्कुल इसे सैलरी कहोगे, और इसे आप टैक्स करोगे इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में। दूसरा आप देख सकते हो कि सैलरी ऑफ अ पार्टनर ऑफ अ पार्टनरशिप फॉर्म,
तो भाई क्या ये सैलरी है? नहीं भाई, ये सैलरी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन है। यहाँ पे सैलरी नहीं मिलेगी, यहाँ पे आपको मिलेगा शेयर, किसमें? प्रॉफिट में। क्योंकि आप पार्टनर हो, तो पार्टनर हो तो भाई तब तो आपको शेयर मिलेगा। पार्टनर हो, पार्टनरशिप के फर्म में होगी, इसका मतलब ये है कि आप बिजनेस कर रहे हो, तो वो आपके किस हेड में चार्ज होगी? प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। सिटिंग फीस, सबसे पहले ये जानते हैं कि सिटिंग फीस क्या है। तो सिटिंग फीस क्या है? सिटिंग फीस वो है जो एक प्रोफेशनल इंसान किसी मीटिंग को अटेंड करने के लिए एक बार के लिए चार्ज करता है। जैसे कि मैं अगर इस मीटिंग को अटेंड करने जाऊंगा तो 50,000 रुपये लूँगा एक सिटिंग का, तो उसे आप कहते हो सिटिंग फीस। तो सिटिंग फीस आपको क्या सैलरी है? जी नहीं, बिल्कुल, ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस है। जैसा कि आप अगला पॉइंट देख सकते हो कि सैलरी रिसीव्ड बाय अ प्रोपराइटर। तो भाई सैलरी जो प्रोपराइटर को मिल रही है वो कैसे, क्या सैलरी कंसीडर कर सकते हो? क्योंकि उसने बिजनेस इस्टेब्लिश किया है तो ही वो खुद को सैलरी दे रहा है। तो वो सारी इनकम फ्रॉम सैलरी में ना होके प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम अ बिजनेस एंड प्रोफेशन हो रही है, क्योंकि जो प्रोपराइटर है वो किसी बिजनेस का मालिक है, ना कि कोई सैलरीड पर्सन। डायरेक्टर्स रेमुनरेशन मीन्स डायरेक्टर्स को जो रेमुनरेशन मिलता है तो वो डिपेंड करता है कि ये सैलरी है या नहीं। अगर ये होल टाइम डायरेक्टर को मिला है तब इसे आप सैलरी कंसीडर करोगे। अगर ये होल टाइम डायरेक्टर को नहीं मिला है तो आप इसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज करोगे। लास्ट आता है रेमुनरेशन टू एमपी या एमएलए। तो एमपी या एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर असेंबली, इन दोनों को जो रेमुनरेशन मिलता है वो सैलरी कहलाता है? जी बिल्कुल नहीं, उसे आप कहोगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अब हम देखते हैं अलाउंस किसे कहते हैं, जिसका आपको बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था और सबको रहता है। जो भी इंसान सैलरी पाता है उसे अलाउंस का बहुत ही इंतज़ार रहता है। तो अलाउंस जो मिलेगा वो किस हद तक टैक्सेबल है, टैक्सेबल नहीं है, अभी देखते हैं। तो आप देख सकते हो अपने स्क्रीन पर कि व्हाट इज अलाउंस। अलाउंस इज एन अमाउंट फिक्स्ड एंड पेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय to meet his expenses either personal or impersonal। तो जो अलाउंस होता है वो एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि एम्प्लॉयर पे करता है अपने एम्प्लॉयज़ को। किस चीज़ के लिए? कुछ अपने पर्सनल या फिर इम्पर्सनल एक्सपेंस को। मीन्स कई बार ऐसा होता है कि बहुत महंगाई बढ़ जाती है तो कुछ एक एक्स्ट्रा अलाउंस मिल जाता है किसी कंपनी में। ज़्यादातर टाटा कंपनी में ऐसा अलाउंस मिलता है कि जैसे जब महंगाई बढ़ती है, सिलेंडर वगैरह का दाम बहुत बढ़ जाता है तो कुछ एक छोटा अलाउंस मिलता है। तो इस टाइप के जो अमाउंट आपको मिलते हैं उसे आप कहोगे अलाउंस। तो अलाउंस का हमें भी बहुत ही इंतज़ार रहता था जब मैं जॉब करता था, पर मैं भूल गया था कि मैं एक सीए फर्म में आर्टिकल हूँ जहाँ पे 3,000 सैलरी मिलती है। तो अलाउंस की बात तो भूल ही जाओ वहाँ पे। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं कि कौन सी ऐसी सैलरी का हिस्सा है जो कि फुल्ली टैक्सेबल है। तो आप अपने स्क्रीन पर देख ही सकते हो कि बेसिक सैलरी, जो बेसिक सैलरी आपकी होती है वो एकदम फुल्ली टैक्सेबल है। एडवांस अगर आप सैलरी लेते हो तो भी फुल्ली टैक्सेबल है। बोनस मिलता है, फुल्ली टैक्सेबल है। उसी तरीके से जितने भी सारे पॉइंट्स लिखे गए हैं ये सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल है। आप देख सकते हो ओवर टाइम, नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस वो होता है जो आपको, जैसे मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट में लिया और बोला कि भाई अब तुम अपने सीए की प्रैक्टिस यहाँ पर नहीं करोगे, तो उस सिचुएशन में जो आपको अलाउंस मिलता है, जैसे आप किसी कंपनी में, मैं जॉब दूंगा किसी को तो उसको बोलूँगा भाई जो तुम्हारा प्रोफेशन था वो तुम छोड़ दो, तुम अब से ये काम सिर्फ मेरे लिए करोगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अलाउंस मिलता है उसे आप कहते हो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। डियरनेस अलाउंस, एरियर्स ऑफ सैलरी। डियरनेस अलाउंस क्या होता है? डियरनेस अलाउंस वो होता है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज़ को देता है इन्फ्लेशन की वजह से। अब आप पूछोगे सर इन्फ्लेशन क्या है? तो महंगाई की मार को शॉर्टकट में मैं बताता हूँ, इन्फ्लेशन कहते हैं। तो महंगाई जब बढ़ जाती है तो ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है जो अमाउंट एम्प्लॉयर द्वारा, उसे आप कहते हो डियरनेस अलाउंस। एरियर्स ऑफ सैलरी,
एरियर्स ऑफ सैलरी मीन्स जो सैलरी आपकी पिछले कई महीनों या सालों से रुकी हुई थी, आपको मिल नहीं रही थी, वो मिल जाती है तो वो भी टैक्सेबल है। ऐसा नहीं है कि वो टैक्सेबल नहीं है। अगर पिछला कोई बकाया था वो मिल गया तो वो भी टैक्सेबल है। कमीशन ऑन टर्नओवर, जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो और आप कमीशन भी लेते हो कि इतने पर टर्नओवर पे इतना कमीशन होगा, तो उस समय जो कमीशन आपको मिलेगा या पे होगा कंपनी की तरफ से, एम्प्लॉयर की तरफ से, वो फुल्ली टैक्सेबल है। फीस, कोई फीस मिलती है, फुल्ली टैक्सेबल। सर्वेंट अलाउंस, नौकर, बड़े बड़े अधिकारियों को नौकर रखने के लिए एक अलाउंस मिलता है कि आप अपनी पसंद का नौकर रख लो, जितना रुपया होगा हम तुम्हें देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में जो अलाउंस मिलता है उसे आप सर्वेंट अलाउंस कहते हो। फैमिली अलाउंस, सेम है, हॉलीडे अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस आपको मालूम होगा। सिटी फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, ये भी मालूम है। लंच टिफिन अलाउंस, वार्डन अलाउंस, अगर आप वार्डन रखते हो तो भी आपको उस समय जो अलाउंस मिलता है वार्डन रखने के लिए, तो वो भी फुल्ली टैक्सेबल है। लीव इनकैशमेंट ड्यूरिंग सर्विस, अगर आप कहीं सर्विस करते हो और आपने अपनी छुट्टियां कहीं और न बिता के सिर्फ ऑफिस में बिताई हैं और उसके बदले आपने कैश लिया है, तो ऐसे पैसे को लीव इनकैशमेंट कहते हो और ये फुल्ली टैक्सेबल है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे अलाउंस हैं जो कि फुल्ली एग्जम्प्टेड है। तो आप देख सकते हो बाईं तरफ अलाउंसेस है और ये कब एग्जम्प्टेड है वो दाहिनी तरफ लिखा है। ट्रैवलिंग अलाउंसेस टू मीट द एक्सपेंस ऑफ ऑफिशियल टूर और पेमेंट ऑफ ट्रांसफर, पैकिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल स्टाफ। तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या है कि किसी भी ऑफिशियल टूर का, अगर किसी जो ट्रैवलिंग अलाउंस है वो किसी भी ऑफिशियल टूर या ट्रैवल करने को मिला है तो ऐसे अलाउंस को आप एग्जम्प्ट करोगे, मीन्स वो उस पर टैक्स नहीं है। तो अगर, और ये किन किन बातों को इंक्लूड करता है, ये पेमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, पैकिंग, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सनल स्टफ, मतलब आपके निजी सामान के भी ट्रांसपोर्टेशन, पैकिंग और किस तरीके से आपने ट्रांसफ़र किया है, इन सब चीज़ों को आप खुद ट्रांसफ़र हुए हो एक जगह से दूसरी जगह, ऐसी सिचुएशन में जो अलाउंस आपको मिलता है वो सब ट्रैवलिंग अलाउंस फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है। कन्वीनियंस अलाउंस टू मीट द नीड ऑफ ऑफिस स्मूथली, जब ऑफिस में कई दिक्कतें आती रहती हैं तो उस समय एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कन्वीनियंस अलाउंस देता है कि भाई आजकल बहुत दिक्कत आ रही है, कुछ ये अलाउंस है। ऐसी सिचुएशन में जो अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेगा। लेकिन इन सब चीज़ों पे भी एक रिस्ट्रिक्शन है कि इस अमाउंट तक आप दे सकते हो कन्वीनियंस अलाउंस। ऐसा नहीं है मैं 5 करोड़ रुपए किसी को दे दूं और पूरा का पूरा टैक्स बचा लूँ, ऐसा नहीं है। सब चीज़ों पर लिमिट है। एकेडमिक अलाउंस कब मिलता है, जब आप कोई रिसर्च करते हो या फिर कोई ऐसी एक्टिविटी करते हो जो कि ऑफिस के लिए हितकारी है, ऑफिस के लिए वो काम में आने वाली है। ऐसी कोई रिसर्च एक्टिविटी करते हो या फिर नॉलेज गेनिंग एक्टिविटी करते हो। यूनिफॉर्म अलाउंस, अगर आप कोई कपड़ा, जैसे कि आप पुलिस हो तो पुलिस की वर्दी पहनने के लिए आपको जो यूनिफॉर्म अलाउंस मिलेगा वो फुल्ली एग्जेम्प्ट रहेगा, आपको कोई भी टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। इसी के साथ ये वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगले वीडियो में मैं आगे के हिस्से बताऊंगा, जैसे परक्यूसिट्स किसे कहते हैं और भी छोटे छोटे टर्म्स। आगे पूरी अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करोगे तो आप टैक्स खुद पे कर पाओगे। बस 2-3 वीडियो में आपकी सैलरी की सारी दुख दुविधाएं, दिक्कतें सब दूर हो जाएंगी। तो स्टे ट्यून्ड, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। बाय बाय।